जय हिंद, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि तिब्बत और चाइना का क्या विवाद है। दूसरा टॉपिक ये होगा कि जब चाइना तिब्बत के ऊपर कब्जा कर रहा था तो भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम शांत क्यों थे, उन्होंने चाइना का विरोध क्यों नहीं किया, रत्ती भर भी चाइना के खिलाफ क्यों नहीं गए। तीसरा टॉपिक ये होगा कि ये जो तिब्बत है यदि जिंदा होता, यदि तिब्बत का आज अस्तित्व होता तो भारत के लिए किस हिसाब से फायदेमंद होता। अब मेन बात यह है कि चाइना ने जैसे ही तिब्बत पे कब्जा किया तो वो अब लद्दाख को अपना बताता है, यहाँ से नेपाल पे कब्जा करने की सोच रहा है चाइना, यहाँ से जो भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है इनको कब्जा करने की सोच रहा है। तो अब भारत सरकार को किस हिसाब से चाइना को काउंटर करना चाहिए। ये जो चाइना है भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब इधर से देखो, ऊपर से भारत को तो घेर ही चुका है, इसकी खुद की बाउंड्री लगती है, इधर से पाकिस्तान को अपने साथ में मिला लिया। यहाँ म्यांमार के अंदर जो आंग सान सू की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उसको हटा करके यहाँ पे आ चुका है इमरजेंसी लगाकर, यानी कि सेना का तंत्र। नीचे में यहाँ श्रीलंका से हम्बन टोटा बंदरगाह यूज करके भारत को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। अब इसका क्या तोड़ हो सकता है, हम लोग चाइना को किस हिसाब से काउंटर कर सकते हैं, ये चारों टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि तिब्बत इश्यू क्या था। तो तिब्बत की हिस्ट्री को यदि हम जाने तो तिब्बत कहां से कहां तक किस हिसाब इसकी शुरुआत हुई थी। देखो तिब्बत है ना, यहाँ पे एक नदी बहती है यारलुंग नदी। यारलुंग नदी के पास में 618 के अंदर यहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना होती है, वो था तिब्बत साम्राज्य। ये छोटा सा साम्राज्य हुआ करता था यारलुंग नदी घाटी के पास में। लेकिन समय के साथ साथ ये क्षेत्र इतना बढ़ता गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से लेकर के भारत, यहाँ तजाकिस्तान, मध्य एशिया तक पहुंच गया था। ये क्षेत्र इतना बढ़ गया। और जब आपको पता है कि जब आपका विकास होता है, जब आपका डेवलपमेंट होता है तो आपके जो भी पड़ोसी राष्ट्र होते हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आपका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही हुआ तिब्बत के साथ में। जब तिब्बत का विकास हुआ, इसका जो क्षेत्र अधिकार बढ़ने लगा, तब इसके पड़ोसी राष्ट्र इस पर आक्रमण करने की सोचने लगे। यहाँ से आप लोगों ने नाम सुना होगा कि अरब आक्रमण, ये जो सऊदी अरब, यमन, ओमान, ईरान से जो लुटेरे आते थे उन्होंने पहले तिब्बत के ऊपर हमला किया। फिर यहाँ से ऊपर से चंगेज खान का नाम सुना होगा कभी, मंगोलिया के लोग थे, इन्होंने तिब्बत को लूटा। इसके बाद में किंग डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना के अंदर। किंग वंश ने भी तिब्बत के ऊपर हमला किया और इन आक्रमणों की वजह से, इन लूटपाट की वजह से तिब्बत की जो राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल पावर कमजोर होती जा रही थी और तिब्बत जाके फिर टूटा 3 भागों में। बेसिकली पहला तो रह गया था तिब्बत, जिस हिसाब से भारत से 3-4 भागों में टूटा है। भारत से टूटा बांग्लादेश, भारत से टूटा म्यांमार, भारत से टूटा पाकिस्तान। लेकिन भारत का अभी भी अस्तित्व तो है, तो इसी हिसाब से तिब्बत कितने भागों में टूटा, 3 भागों में। पहला था तिब्बत, दूसरा था एमडो और तीसरा था खामा। ये जो एमडो और खामा वाला क्षेत्र था उस वक्त किसने कब्जा लिया, किंग डायनेस्टी ने। चाइना ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये जो पश्चिमी पूर्वी तिब्बत है इसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन समय के साथ साथ इसकी मंशा थी कि ये जो पूरा मेन जो तिब्बत का इशू है, जो क्षेत्र है, इसको भी कब्जा कर लिया जाए। लेकिन इसको कब्जा करने में वो कामयाब नहीं हो पाया। अब देखो जिस हिसाब से यहाँ से अरब आक्रमणकारियों ने लूटा, ऊपर से लूटा किसने, मंगोल वालों ने और चाइना वालों ने। तो ये एक दिन में थोड़ी ना हो गया, ये टाइम था 500-700 साल का। लेकिन यहाँ पे किस हिसाब से लूट पाए, क्योंकि इस देश का कोई लीडर ताकतवर नहीं था। जब आपके परिवार का लीडर कमजोर पड़ जाता है तो आपका परिवार कमजोर पड़ जाएगा। यदि आपके देश का लीडर कमजोर हो तो आपका देश कमजोर पड़ जाता है। अब इस देश को जरूरत थी तो एक तगड़े और मजबूत लीडर की, तो लीडर के रूप में इनको मिले। फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म चलता है, बौद्ध धर्म की यहाँ पर जो लीडर मिले इनको 1642 के अंदर दलाई लामा। दलाई लामा किसी का नाम नहीं होता है, जिस हिसाब से हिंदू के अंदर पंडा वगैरह होते हैं उच्च प्रतिष्ठा के रूप में, मुस्लिम लोगों ने में भी शायद मौलाना वगैरह, हमें खैर इतना नॉलेज नहीं है धार्मिक मुद्दों के बारे में। लेकिन हाँ, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं इनमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है दलाई लामा। तो दलाई लामा इसके लीडर बन जाते हैं कब, 1642 में। लेकिन हमने आपको बताया ना, देखो 1642 के अंदर इसके जो लीडर बनते हैं वो कौन बनते हैं, दलाई लामा। दलाई लामा का विरोध कौन करता था, यहाँ से किंग डायनेस्टी। किंग वंश ने, जो किंग वंश था चाइना का, उसने 2 क्षेत्रों पर तो कब्जा कर ही लिया था, एमडो और खाम क्षेत्र के ऊपर। लेकिन अब वो चाहती थी कि जो मुख्य तिब्बत है उस पर कब्जा करना।
लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर क्या होता है, अब इसी से थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है। पहले यहाँ से चाइना इसको कब्जा करने की सोच रहा था, अब भारत के अंदर थोड़ा सा 100-200 साल के बाद में चलते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त चल रहा था वर्चस्व की लड़ाई। ब्रिटेन उस वक्त सुपर पावर हुआ करता था और यहाँ पे जार था सोवियत संघ का राजा जार। ऊपर से वो नीचे अपना क्षेत्र फैलाता आ रहा था, धीरे 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 मध्य एशिया तक वो आ गया था। और नीचे से जो चाइना, ये जो ब्रिटेन था, वो अपना कब्जा फैला रहा था धीरे धीरे। अब उसका ब्रिटेन का कब्जा था वो यहाँ तक, ब्रिटिश इंडिया तक तो वही करता था, और जार का मध्य एशिया तक। अब बीच में आने लगा था तिब्बत, तो लड़ाई होनी थी तिब्बत के ऊपर। जार चाहता था कि तिब्बत को वो अपने क्षेत्र में मिला ले, जबकि ब्रिटेन वाले जो थे, ब्रिटिश वाले, अंग्रेज चाहते थे कि तिब्बत को वो भारत के अंदर मिला ले। तब उन्होंने क्या किया कि तिब्बत के ऊपर 1903 में आक्रमण किया। 1903 के ऊपर अटैक कर दिया कि भाई हमें यहाँ पर व्यापार करना है और हम यहाँ पर इसको मिलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का जो दलाई लामा था, उन्होंने क्या किया कि यानी कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप चाहते क्या है। तो उस वक्त एक संधि होती, 1903 के अंदर हम लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया। एक साल के बाद में 1904 में एक संधि होती, ट्रीटी ऑफ ल्हासा। ल्हासा की संधि के अंदर क्या तय किया जाता है, यहाँ पर जो युद्ध के अंदर जो भी पैसा खर्च हुआ है, ये तिब्बत इनको वापस देगा। और ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र है, भारत का एक राज्य सिक्किम, सिक्किम के ऊपर चुंबी घाटी, चुंबी घाटी हमें दी जाएगी। यानी कि अब हमें क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये जो भारत है उस वक्त हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया। उस वक्त भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था, 1910 की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन का गुलाम था। उन्होंने कहा कि चुंबी घाटी आप हमें दे दीजिए और इसमें जो भी खर्चा है वो आप हमें दे दीजिए, और जो पूरा तिब्बत है यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार हमें दो। यानी कि जार का यहाँ पर जो नेटवर्क था वो बंद हो चुका था। जार इस पर अब कब्जा कैसे करेगा, उसको तो जीत लिया किसने, ब्रिटेन वालों। अब 1904 के अंदर ये संधि जब साइन कर दी जाती है, तो उसके 6 साल बाद यहाँ पे जो किंग वंश था, उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज खटक रही थी कि किसी न किसी प्रकार से ये जो पूरा तिब्बत है इसको कब्जा कर लिया जाए। तो उसने 1910 के अंदर ये आक्रमण कर दिया। यानी कि 1910 के अंदर चीन के जो किंग वंश था, उसने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। जब किंग वंश ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तो क्या होना था कि यहाँ के जो दलाई लामा थे, दलाई लामा भारत भाग कर आए और उन्होंने ब्रिटेन वालों से कहा कि अब हम क्या करें, आपसे तो कैसे तैसे करके हमने जान बचा ली थी, तिब्बत को बचा लिया, लेकिन अब किंग वंश वालों ने हम पर आक्रमण कर दिया। तब जाकर के इनके बीच में 1914 में एक संधि होती है, उसको बोला जाता है बेसिकली शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है कि चाइना, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है कि चाइना का जो बॉर्डर है वो कहाँ तक होगा, तिब्बत का बॉर्डर कहाँ तक होगा, ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर कहाँ तक होगा। लेकिन चाइना इस चीज में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। चाइना बोलता है कि हम किसी भी जो ब्रिटेन के द्वारा कोई भी समझौता किया जाएगा उसको नहीं मानेंगे। तो ब्रिटेन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, चाइना तो ये जो किंग वंश तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है ना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी कि तिब्बत की रक्षा कौन करेगा, तिब्बत का साथ देने का वादा किया ब्रिटेन वालों ने। लेकिन ब्रिटेन वालों ने एक शर्त रख दी। शर्त के दौरान क्या कहा कि भाई जब हम किंग वंश के साथ में युद्ध करेंगे तो पैसा भी खर्च होगा हमारा, हमारे यहाँ पर जन धन दोनों की हानि होगी, तो हम आपका सहायता क्यों करें, तो हमें कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। तो उस वक्त हमने बताया ना कि ये जो तिब्बत है कितना हुआ करता था, पूरा तिब्बत ही था। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, चाइना से लड़ने में हम आपकी मदद करेंगे, तिब्बत और ब्रिटेन मिल जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश पहले तिब्बत में हुआ करता था, तो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ये भारत के अंदर दे दिया जाए। ये कहानी थी 1914 की। अब 1914 के अंदर जब ब्रिटेन ने तिब्बत का साथ देने का वादा कर दिया, तो चाइना की इतनी मजाक थी कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ सके। तो ब्रिटेन उस वक्त सुपर पावर हुआ करता था, उसने पूरी दुनिया को कब्जा कर रखा था, भारत जैसे पूरे देश को कब्जा कर रखा था, अफ्रीका महाद्वीप को पूरे को कब्जा कर रखा था। उसके पास में मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स एकदम गजब तरीके से प्रिपेयर थी हमेशा युद्ध करने के लिए। तो किंग वंश पीछे हट गया और तिब्बत हो गया आजाद। सिर्फ उसको क्या देना पड़ा, जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र ये किसे देना पड़ा, ब्रिटिश इंडिया को। इसके बाद में यानी कि 1914 से लेकर 1950 तक तिब्बत हो जाता है आजाद। लेकिन ब्रिटेन के भारत से जाते ही, भारत से ब्रिटेन 1947 में चला जाता है और 1950 के अंदर चाइना में आती है माओ की सरकार।
और माओ इतना बड़ा कम्युनिस्ट था, वो ना किसी धर्म या जात पात को नहीं मानता था, वो एक सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को महत्व दिया करता था। और उसने 1951 के अंदर इस तिब्बत के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और 1959 में जाकर के उसने तिब्बत को पूर्णतः चाइना में मिला लिया। लेकिन भारत ने इसका रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। क्या कारण था? तो सबसे पहला कारण था पंचशील समझौता। पंचशील समझौते के अंदर सबसे पहली बात ये बताई गई है, देखो आप लोगों ने एक नारा सुना होगा कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के अंदर चाइना और भारत के बीच में एक समझौता साइन किया था, उसे बोलते हैं पंचशील समझौता। उसके अंदर 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा। देखो हिंदी में बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता होगा, उसके तहत ये दोनों एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो दोनों देशों की भूमि है, उसकी इज्जत करेंगे। ना तो भारत इसके जो आंतरिक मामले होंगे उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा, ना ही चाइना भारत के जो आंतरिक मामले होंगे, जमीन के जो विवाद होंगे उनके अंदर हस्तक्षेप करेगा। लेकिन भारत को उस वक्त समझना चाहिए था कि ये जो तिब्बत है ना, किसी भी प्रकार से अपनी डिप्लोमेसी के अंदर चेंजमेंट करके बोल देता कि ये तुम्हारा आंतरिक मामला नहीं है चाइना, चाइना ये तो एक अलग से देश है और अलग देश को यदि तुम कब्जा करोगे तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। लेकिन भारत के जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जरा रत्ती भर भी इनका विरोध नहीं किया। वो चाहते थे कि एक आदर्शवादी राजनीति बनी रहे दोनों देशों के बीच में। और आपको पता है कि आदर्शवाद कभी भी जिंदगी में काम नहीं आता है। बचपन में जब छोटे छोटे थे तो रिश्तेदारों के साथ में आदर्शवादी यानी कि आदर्शवादी बातें सिखाई जाती थी कि उनके पैर छुओ, राम राम करो, लेकिन वो जिंदगी में साले कभी काम नहीं आते हैं। तो आदर्शवाद काम नहीं आता, यथार्थवाद काम आता है। और उस वक्त नेहरू जी ने चाइना को यथार्थवाद के साथ में कोई जवाब नहीं दिया और उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ता है। क्या है कि उसने क्या कहा कि तिब्बत को तो मैंने कब्जा कर लिया, लेकिन तिब्बत तो एक हथेली है, यानी तिब्बत को क्या बताया? हथेली। तो इसकी 5 अंगुली अभी बाकी है। 5 अंगुली कौन कौन सी बताता है? ये हो गया तिब्बत हथेली, उसकी 1 अंगुली है लद्दाख, दूसरी है यहाँ से नेपाल, तीसरा है यहाँ से सिक्किम, चौथा है भूटान और 5वां अरुणाचल प्रदेश। वो बोलता है कि अभी तो मैंने अपनी हथेली का हिस्सा लिया है, अभी तो 5 अंगुलियां और लेनी बाकी है। वो कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और यहाँ से लद्दाख वाला क्षेत्र। अब ये 2 क्षेत्र तो भारत में पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाला। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चीज का उस वक्त विरोध नहीं करना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू को? बिल्कुल करना चाहिए था। और एक तो ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और इसी चाइना ने जिसके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर के नारा लगाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसी ने भारत के पीठ में खंजर रोपा था 1962 के अंदर। एक तरफा हमला किया था भारत के ऊपर और भारत का ये जो लद्दाख के अंदर जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, भारत से कब्जा कर लिया। अभी भारत का जो आप नक्शा देखते हो उसमें जम्मू कश्मीर को इस हिसाब से दिखाया जाता है बेसिक। लेकिन भारत के पास में पूरा है ही नहीं, इतना क्षेत्र चाइना ने कब्जा कर रखा है 20%, और यहाँ से पाकिस्तान ने। लेकिन यानी कि भारत के पास में जो जम्मू कश्मीर है वो कुछ इस हिसाब से निकल कर आता है। ये थी आदर्शवाद राजनीति का परिणाम। उस वक्त यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया होता तो ये दोनों देशों के बीच में एक तरीके से दीवार बनकर खड़ी रहती, ना ही हमारा यहाँ से लद्दाख वाला विवाद जाता, ना 1962 में हमारी हार होती, लद्दाख वाला क्षेत्र बचता, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी वो कब्जा करता है। देखो चाइना की एक नीति है, वो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी के तहत क्या करता है कि जैसे कि भारत और चाइना के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, वो जानबूझकर क्या करेगा कि एक क्षेत्र को विवादित बनाने के लिए अपनी किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग के अंदर क्या कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। तो हम लोग अपने बचाव के लिए क्या कहेंगे कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश चाइना का नहीं, हिंदुस्तान का है। लेकिन वो जब आपको पता है कि चाणक्य की नीति के तहत कि जब कोई भी एक झूठ 100 बार बोला जाता है तो वो सच निकल के आता है। तो पूरी दुनिया के सामने जब 100 बार बोलेगा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है, अरुणाचल प्रदेश चाइना का है, तो दुनिया वाले समझने लगेंगे कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। फिर उसने अरुणाचल प्रदेश के बारे में लद्दाख का मुद्दा उठा लिया, तो क्या होगा कि लद्दाख चाइना का है, लद्दाख चाइना का है, तो पूरी दुनिया मानेगी कि हाँ लद्दाख चाइना का है। लेकिन भारत नहीं मानेगा, तो पूरी दुनिया मिलकर के एक मीटिंग बैठाएगी, वो कहेगी कि लद्दाख का क्षेत्र आधा ये है और अरुणाचल प्रदेश का आधा क्षेत्र ये। तो आप एक काम करो, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बीचों बीच से 2 टुकड़े कर दो, यानी कि ये 1 के 2 हो गए, ये 2 के 2 टुकड़े हो गए। अब इसका आधा चाइना ले जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का आधा ले जाएगा।
लद्दाख का आधा क्षेत्र भारत ले लेगा, अरुणाचल प्रदेश का आधा क्षेत्र भारत ले लेगा, और फिर चाइना इस हिसाब से मतलब कि सलामी स्लाइसिंग नीति के तहत धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाता हुआ चला जाता है। लेकिन क्या भारत के पास में अब कोई ऐसा उपाय नहीं है? उस वक्त नेहरू जी ने गलती कर दी चाइना का साथ दे करके, क्या अब लेकिन भारत चाइना का विरोध नहीं कर सकता है? कर सकते हैं सर, बिल्कुल। जिस हिसाब से चाइना भारत को चारों तरफ से घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत, यहाँ से म्यांमार को किसने मिलाया साथ में? चाइना। म्यांमार में है सैन्य शासन, तो चाइना ने मिला लिया इसके साथ में हाथ। श्रीलंका के अंदर पड़ता है हम्बनटोटा ले लिया 100 साल के लिए किराए पर, किसने? चाइना ने। अब वो चाहे तो यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री है उसको यहाँ पर रख सकता है। तीसरी बात, यहाँ पाकिस्तान तो है ही इसका गुलाम पूरी तरीके से, यानी कि ऊपर से चाइना का क्षेत्र लगता है, चारों तरफ से भारत को कब्जा कर रहा है। तो अब हम भी कोई ना कोई ऐसा तरीका देखें कि चाइना को चारों तरफ से कब्जा करें। देखो, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो होता है हमारा दोस्त। हमारा दुश्मन है चाइना, लेकिन चाइना का दुश्मन है मंगोलिया। तो एक तरीके से भारत और मंगोलिया हो गए दोनों दोस्त हो गए। अब मंगोलिया का जिस हिसाब से भारत का अक्साई चीन कब्जा किया था 1962 के अंदर, इसी हिसाब से ये जो क्षेत्र है इनर मंगोलिया था, इनर मंगोलिया का क्षेत्र कब्जा किया चाइना ने। अब मंगोल वाले जो लोग हैं उनके भी तो मन में चाइना के प्रति द्वेष पैदा हो चुका है, तो भारत क्यों न मंगोल के साथ में अपने डिप्लोमेसी को स्टेब्लिश करे और यहाँ से चाइना को टारगेट करे। चाइना की रातों की नींद हराम होने लगेगी जब ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से खतरा दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे जो साउथ कोरिया और जापान, देखो ये जो एक कम्युनिस्ट देश है चाइना, लेकिन इसी के विरोध में कौन खड़ा हुआ है? अमेरिका। अमेरिका का समर्थन करते हैं जापान और साउथ कोरिया, यानी कि जापान और साउथ कोरिया इसको टारगेट करेंगे। अभी भी चिढ़ते हैं दोनों देश इसके साथ में। अब यहाँ से ताइवान और चाइना, ताइवान और चाइना जो देश है आपस में क्यों चिढ़ते हैं? आपको पता होगा, वन चाइना पॉलिसी। ये ताइवान जो है चाइना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये अब एक अलग देश बन चुका है। चाइना चाहता है कि ताइवान को अपने अंदर दोबारा से मिला लिया जाए, लेकिन ताइवान इसमें नहीं मिलना चाहता, और इसका मतलब ये कि ताइवान भी इसका विरोध कर रहा है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि साउथ चाइना सी के अंदर पार्सल और स्पार्टले द्वीप विवाद है इन सभी देशों के साथ में। ये साउथ चाइना सी पर चाइना अपना कब्जा बताता है, लेकिन ये सब देश मिलकर के चाइना का विरोध करते हैं, यानी कि चाइना की पूरी दुनिया दुश्मन बनी हुई है। और यही सबसे अच्छा मौका है, भारत के पास में युवा शक्ति है, भारत के साथ में पूरी दुनिया है, चारों तरफ से चाइना को टारगेट करना जरूरी है। यदि अभी नहीं हो सकता चाइना को कंट्रोल, अभी नहीं किया जाएगा तो कभी नहीं होगा चाइना फिर दोबारा से कंट्रोल। आई होप कि आपको ये जो तिब्बत का ये इशू है पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और आप नए टॉपिक के बारे में बताना कि आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।